नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं सिकल सेल रोग की रोकथाम के बारे में। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना, कि भाई जो बीमारी जन्म से ही हो उसे रोके कैसे। पर यकीन मानिए, इसे समझने के दो बहुत ही अलग रास्ते हैं और आज हम उन्हीं दोनों पर बात करेंगे। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? कि कोई ऐसी बीमारी को कैसे रोक सकता है जिसके साथ ही वो पैदा हुआ हो। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, इसका जवाब छिपा है हमारी जेनेटिक्स में। रोकथाम को समझने के लिए ना हमें पहले इसकी जड़ तक जाना होगा कि आखिर ये बीमारी शुरू कहाँ से होती है। तो सिकल सेल रोग, जिसे एससीडी भी कहते हैं, एक हेरिडिटरी कंडीशन है। मतलब ये माता पिता से बच्चों में आती है और ये सब होता है एचबीबी जीन में एक बहुत छोटे से बदलाव की वजह से। ये बदलाव हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन नाम के एक प्रोटीन को गड़बड़ कर देता है और यही हीमोग्लोबिन है जो हमारी रेड ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन लेकर घूमता है। और यहीं से असली मुश्किल शुरू होती है, क्योंकि ये जो जेनेटिक बदलाव है ना, ये गर्भधारण के वक्त से ही शरीर की हर एक कोशिका में मौजूद होता है। तो जाहिर है किसी के पैदा होने के बाद इस बीमारी को रोकना नामुमकिन हो जाता है। ये तो समझ लीजिए कि उनके जेनेटिक ब्लूप्रिंट का ही एक हिस्सा बन जाता है। अब ये समझना बहुत जरूरी है। अगर माता और पिता दोनों ही सिकल सेल ट्रेट के कैरियर हैं, तो हर प्रेगनेंसी में क्या चांस होता है? देखिए, 25% चांस है कि बच्चे को सिकल सेल रोग होगा, 50% चांस है कि बच्चा भी एक कैरियर होगा और 25% चांस ये भी है कि बच्चा पूरी तरह से अनअफेक्टेड रहेगा। तो अगर जन्म के बाद बीमारी को रोका नहीं जा सकता तो फिर उपाय क्या है? यहीं पर आता है हमारा पहला रास्ता, जन्म से पहले रोकथाम। और ये सब कुछ प्लानिंग और सही जानकारी के आधार पर लिए गए फैसलों के बारे में है। ये एक तरह की 3 स्टेप प्रोसेस है। स्टेप 1, कैरियर स्क्रीनिंग। ये एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट है जिससे पता चलता है कि क्या कोई उस जीन का कैरियर है। स्टेप 2, जेनेटिक काउंसलिंग, जहां एक्सपर्ट्स के साथ बैठकर सारे ऑप्शंस पर बात की जाती है। और फिर आता है स्टेप 3, इन सारी जानकारियों के आधार पर फैमिली प्लानिंग को लेकर सही फैसले लेना। और आजकल हमारे पास कई एडवांस्ड ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसे कि आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के साथ पीजीटी यानी प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एम्ब्रियो को गर्भ में रखने से पहले ही लैब में टेस्ट कर लिया जाता है और सिर्फ हेल्दी एम्ब्रियोज को ही चुना जाता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान प्रीनेटल डायग्नोसिस का भी ऑप्शन है। और हाँ, डोनर स्पर्म या एग का इस्तेमाल करना या फिर अडॉप्शन, ये भी कुछ रास्ते हैं। प्रीनेटल टेस्टिंग में 2 मेन टेस्ट्स होते हैं, सीवीएस और एमनियोसेंटेसिस। जो सीवीएस है वो प्रेगनेंसी के 10 से 13 हफ्तों के बीच होता है और इसमें प्लेसेंटा के टिश्यू को टेस्ट किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ एमनियोसेंटेसिस 15 से 20 हफ्तों के बीच होता है और इसमें बच्चे के आसपास जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसे टेस्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा फर्क टाइमिंग का है, जिससे परिवारों को फैसले लेने के लिए अलग-अलग वक्त मिलता है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे रास्ते की। ये रास्ता उन लोगों के लिए है जो इस बीमारी के साथ जी रहे हैं और यहाँ रोकथाम का मतलब बिल्कुल अलग है। यहाँ बात होती है मैनेजमेंट के जरिए रोकथाम की। यहाँ पर गोल बीमारी को खत्म करना नहीं है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा वो तो मुमकिन नहीं है। यहाँ गोल है इसके जो गंभीर असर होते हैं, जो लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, उन्हें रोकना। और ये कॉम्प्लिकेशंस वाकई में बहुत सीरियस हो सकती हैं, जैसे कि जानलेवा बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, बार बार होने वाले भयानक दर्द जिसे पेन क्राइसिस कहते हैं, सिवियर अनीमिया और ऑर्गन डैमेज, और ख़ास तौर पर बच्चों में स्ट्रोक का बढ़ता खतरा। इन्फेक्शन से बचाने के लिए एक 2 स्टेप शील्ड की तरह काम होता है। पहला कदम है पेनिसिलिन का रेगुलर कोर्स, जो जन्म से लेकर 5 साल की उम्र तक दिया जाता है। और दूसरा है ज़रूरी वैक्सीनेशंस। इन दोनों चीज़ों ने मिलकर बच्चों में मौत के आंकड़े को बहुत बहुत कम कर दिया है। आज की तारीख में मॉडर्न केयर कुछ खास दवाओं पर टिकी है, जैसे हाइड्रोक्सीयूरिया। ये पेन क्राइसिस और हॉस्पिटल एडमिशंस को कम करती है। फिर है वॉक्सोलॉटा, जो अनीमिया को कम करने में मदद करती है। और क्रिजेंड्रिलिज़ुमैब, ये पेन क्राइसिस की फ्रीक्वेंसी, यानी वो कितनी बार होते हैं, उसे घटाती है। मैनेजमेंट का एक और बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है रेगुलर स्क्रीनिंग, मतलब लगातार जांच करवाते रहना। ट्रांसक्रेनियल डॉपलर अल्ट्रासाउंड से बच्चों में स्ट्रोक के खतरे का पता चल जाता है। रेगुलर आई चेकअप से रेटिनोपैथी, जिससे अंधापन हो सकता है, उससे रोका जाता है। और किडनी की मॉनिटरिंग से ऑर्गन्स को परमानेंट डैमेज से बचाया जाता है।
सीधी सी बात है, प्रॉब्लम को बड़ा होने से पहले ही पकड़ लो और रोक दो। और अब आते हैं इस कहानी के सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर। ये है क्यूरेटिव थेरेपीज का दौर। अब हम सिर्फ मैनेजमेंट से आगे बढ़कर एक एक्चुअल क्योर यानी इलाज की बात कर रहे हैं। देखिए, काफी समय से एक इलाज तो मौजूद था, बोन मैरो या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन ये सबसे अच्छा काम तब करता है जब मरीज को कोई भाई या बहन हो जिसका बोन मैरो परफेक्टली मैच करे, और ये हमेशा मुमकिन नहीं हो पाता। लेकिन अब है जीन थेरेपी, और ये इलाज के पूरे खेल को ही बदल कर रख रही है। हाल ही में FDA ने 2 जबरदस्त जीन थेरेपीज को मंजूरी दी है। पहली है कैसगेवी, जो क्रिस्पर जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसे आप एक तरह की जेनेटिक कैची समझ सकते हैं, जो खराब जीन को काटकर ठीक कर देती है। दूसरी है लाइफजीनिया। ये एक जीन एडिशन थेरेपी है, मतलब ये एक स्वस्थ जीन की कॉपी शरीर में डाल देती है। दोनों का तरीका अलग है, पर मंजिल एक ही है। और इन नए इलाजों का असर, सच पूछिए तो यकीन करना मुश्किल है। कई मरीजों के लिए ये एक फंक्शनल क्योर है, मतलब दर्द के दौरे खत्म, हीमोग्लोबिन का लेवल नॉर्मल। ये सच में जिंदगी बदल देने वाली बात है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बात की है उसे फटाफट समराइज करते हैं और रोकथाम के इन दोनों रास्तों को एक साथ देखते हैं। तो सार ये है, सिकल सेल रोग की रोकथाम के 2 बिल्कुल अलग लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट रास्ते हैं। पहला रास्ता, जो जन्म से पहले का है, उसका फोकस इस बात पर है कि ये बीमारी अगली पीढ़ी में जाए ही ना। और दूसरा रास्ता, जो जन्म के बाद का है, उसका फोकस है कॉम्प्लिकेशंस को रोकना, बीमारी को मैनेज करना और अब तो जीन थेरेपी के साथ उसे ठीक करना। तो आखिर में एक सवाल सोचना बनता है, जीन थेरेपी अब कोई सपना नहीं, एक हकीकत है। तो क्या हम एक ऐसे दौर में कदम रख रहे हैं जहां सिकल सेल जैसी जेनेटिक बीमारियां अब जिंदगी भर की सजा नहीं रह जाएंगी? यह सोचने के लिए एक बहुत बड़ा और उम्मीद भरा सवाल है।